हिजबुल्लाह संगठन कभी भी इजराइल के खिलाफ जंग शुरू कर सकता है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो दोस्तों, आज के दौर में जब कभी भी फिलिस्तीन और इजराइल की जंग के बारे में बात की जाए और हिजबुल्लाह का नाम ना लिया जाए, ये तो भला मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इजराइल खुद भी पिछले कई सालों से लगातार फिलिस्तीन के हमास समेत जितने भी छोटे बड़े ग्रुप हैं उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा और उनसे कहीं ज़्यादा खतरनाक दुश्मन हिजबुल्लाह को मानता है। आज के दौर में भी ये देखा जा सकता है कि जब हमास और इजराइल की जंग चल रही है तो इस खतरनाक जंग में भी इजराइल जंग भले ही हमास से कर रहा हो, लेकिन उसका ज़्यादा ध्यान हिजबुल्लाह पर ही लगा हुआ है। बार बार उसको यही खतरा सता रहा है कि कहीं इस जंग में किसी तरह से हिजबुल्लाह ना कूद पड़े, क्योंकि अगर हिजबुल्लाह कूदा तो इस जंग का नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा और ये जंग एक आम जंग नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर में तक बदल सकती है। इजराइल हिजबुल्लाह से कितना ज़्यादा डरता है और उसको कितना बड़ा और खतरनाक दुश्मन समझता है, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अभी कुछ दिन पहले ही हमास की तरफ से इजराइल के खिलाफ जंग शुरू की गई, तो जंग शुरू होने के 1-2 दिन के बाद ही इजराइल के जो सबसे पक्के दोस्त हैं जैसा कि अमेरिका और यूके वगैरह, इन्होंने मेडिटेरियन सी में, मतलब इजराइल के बिल्कुल बराबर में जो समंदर है उसके अंदर अपने वॉरशिप्स भेजना शुरू कर दिए। अमेरिका के मुताबिक ये वॉरशिप्स वैसे तो इसलिए भेजे गए हैं ताकि इस इलाके की जो दूसरी शक्तियां हैं, जो दूसरे देश हैं, वो इस जंग में कूदने की बेवकूफ़ी ना दिखाएं और यहाँ पर ये छोटी जंग एक बड़ी जंग मतलब कि वर्ल्ड वॉर वगैरह में ना बदल जाए। मगर दोस्तों, अमेरिका की तरफ से ये तो सिर्फ दिखावा था, वरना मिडिल ईस्ट और वॉर के बारे में आप में से भी जो थोड़ी बहुत भी समझ रखता है वो ये जानता होगा कि ये जो वॉरशिप्स आए हैं ये दरअसल सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह के लिए आए हैं, ताकि हिजबुल्लाह को इसके ज़रिए से डराकर ये संदेश दिया जा सके कि तुम जंग में कूदने की कोशिश ना करो, क्योंकि अगर तुम जंग में कूदोगे तो अमेरिका ऑलरेडी यहाँ पर मदद करने के लिए मौजूद है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल को ही मानता है, बल्कि उसके अगर आप लोग इतिहास में झांक कर देखोगे तो उसका तो मकसद भी सिर्फ और सिर्फ इजराइल का खात्मा करना है। साथ ही साथ उसका मकसद ये भी है कि मिडिल ईस्ट के अंदर और भी जो वेस्टर्न ताकतें मौजूद हैं उनको इस इलाके से खदेड़ दिया जाए। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये हिजबुल्लाह है क्या? हमास और हिजबुल्लाह में क्या फ़र्क है? अगर हमास फिलिस्तीन के इलाके गाज़ा पट्टी में रहता है तो आखिर ये हिजबुल्लाह कहाँ रहता है? साथ ही साथ सवाल तो ये भी है कि आखिर इजराइल और हिजबुल्लाह की ये दुश्मनी कितनी पुरानी है? आखिर इजराइल हिजबुल्लाह को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानता है? और क्या सच में हिजबुल्लाह ने इजराइल को कई बार हराया है जैसा कि वो दावा करता है? वरना तो हम लोगों को भी अभी तक यही बताया जाता है कि इजराइल कभी किसी से नहीं हारा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब आसान भाषा में जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, हिजबुल्लाह के बारे में कुछ भी जानने और समझने से पहले हम लोगों के लिए ये ज़रूरी है कि हम लेबनान नाम के इस देश के बारे में जानें। दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद ये एक बड़ा ही छोटा देश है। ये ज़्यादातर अपना बॉर्डर तो सीरिया के साथ शेयर करता है, जबकि अगर आप लोग साउथ की साइड में देखेंगे तो पूरे इलाके पर ही इजराइल मौजूद है। ये देश न सिर्फ खुद में ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बल्कि इसका हज़ारों साल पुराना इतिहास भी काफ़ी सुनहरा रहा है। मगर इन तमाम चीज़ों से अलग हटकर वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि जो इसको दुनिया के बाकी देशों से अलग बनाती है, वो है दरअसल इस देश का गवर्नमेंट सिस्टम। इस देश में ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो दुनिया के किसी और इलाके में शायद ही देखने को मिले। दरअसल दोस्तों, अगर आप लोग इतिहास में पीछे जाएंगे तो मिडिल ईस्ट के ज्यादातर इलाकों की तरह लेबनान नाम का ये छोटा सा इलाका भी कई सदियों तक सल्तनत उस्मानिया के ही अंडर में आया करता था। मगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब सल्तनत उस्मानिया खत्म हुई तो इस इलाके पर फ्रांस ने कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त दूसरे ज्यादातर इलाकों की तरह लेबनान नाम के इस देश को भी आज़ादी मिली और आज़ादी के फौरन बाद ही इस देश में बड़ा ही इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया। वो सिस्टम ये है कि इस देश का हमेशा जो राष्ट्रपति होगा वो एक ईसाई होगा, जबकि जो प्रधानमंत्री होगा वो शिया होगा और जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो हमेशा सुन्नी मुस्लिम होगा। दरअसल दोस्तों, फ्रांस की तरफ से जब इस देश को आज़ाद किया गया था तो इस देश में मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों की भी अच्छी खासी तादाद थी। इसीलिए फ्रांस ने आज़ाद तो किया मगर ये वाला सिस्टम लागू किया। ऊपर से जो मुसलमान थे उनको भी 2 टुकड़ों में बांटा गया, मतलब सुन्नी और शिया, और फिर उनको एक एक पोजीशन दे दी गई। गवर्नमेंट का ये सिस्टम लेबनान में अभी तक लागू है। हाँ, वो बात अलग है कि थोड़ी बहुत चेंजेस इसमें होती आई हैं। 2020 की ही एक रिपोर्ट की बात कर लूँ तो इस देश के अंदर जहाँ एक तरफ 67% के करीब मुस्लिम आबादी है तो 32% के करीब ईसाई आबादी भी है, जबकि 1% के करीब यहाँ रहने वाले लोग ऐसे भी हैं कि जो इस्लाम और ईसाइयत के अलावा किसी और धर्म को फॉलो करते हैं।
مسلمانوں میں بھی 2020 کے مطابق جہاں ایک طرف 32% کے قریب سنی ہیں تو 31% کے قریب شیعہ موجود ہیں، جبکہ باقی کا جو نمبر بچا اس کے اندر مسلمانوں کے ہی دوسرے چھوٹے بڑے گروپ فٹ ہو جاتے ہیں۔ اور اس لیبنان دیش کے اندر ہی موجود ہے وہ حزب اللہ کہ جس کو اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے، تو دوسری طرف حزب اللہ بھی ہمیشہ اسرائیل کو مٹا دینے کی قسمیں کھاتا رہتا ہے۔ دراصل دوستو 1948 میں جب اسرائیل نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کا اعلان کیا تھا تو تب سے ہی ایک کے بعد ایک لگاتار کئی وقتوں پر فلسطینی لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسری جگہوں پر پلاयن کرنا پڑا ہے۔ جب بھی فلسطینی لوگوں کو اسرائیلی قبضے کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا تھا تو یہ گھر بار چھوڑنے والے لوگ کبھی تو ایجپٹ کی طرف چلے جاتے تھے، کبھی غزہ پٹی کی طرف آ جاتے تھے، تو کبھی جارڈن، اور اسی طرح سے کبھی کبھی لیبنان کی طرف آتے تھے۔ وقت کے ساتھ لیبنان میں فلسطینی ریفیوجیز کی تعداد بڑھتی چلی گئی، اور جب یہ بڑی تعداد میں ہو گئے تو ظاہر ہے اپنے دشمن سے بدلہ لینے کے بارے میں سوچنے لگے، اور PLO جیسے بڑے بڑے گروپ جنم لینے لگے۔ یہاں پر موجود جو چھوٹے بڑے گروپ تھے ان سے اکثر اسرائیل کو بالکل ویسی ہی ٹکر ملا کرتی تھی کہ جس طرح کی ٹکر اور جس طرح کے حملے آج کل حماس کی طرف سے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پھر دور آیا 1975 کا کہ جب لیبنان اندر سے کافی کمزور ہو گیا، اس کے اندر سول وار شروع ہو گیا کہ جو کافی لمبے وقت تک چلا۔ اسرائیل نے دیکھا کہ جب اندر ہی جنگ چل رہی ہے تو اس نے موقع غنیمت جانا اور لیبنان کے اوپر اٹیک کر دیا۔ اسرائیل کا یہ ارادہ تھا کہ وہ لیبنان کے ایک بڑے علاقے پر قبضہ کر لے گا، اور پھر جب اس کے اوپر زیادہ پریشر آئے گا تو یہاں پر وہ حکومت کا تختہ پلٹ کر کے ایک نئی حکومت بنائے گا کہ جو اس کے انڈر ہی میں کام کرا کرے گی۔ مانو لیبنان پر حکومت کرنے والے لوگ ظاہری طور پر تو لیبنان کے ہی ہوں گے، مگر ان کو کنٹرول اسرائیل سے کیا جائے گا۔ شروعاتی اٹیک میں اسرائیل اپنے مقصد میں کافی کامیاب بھی ہوا، اور وہ لیبنان کے زیادہ تر علاقے کو اپنے کنٹرول میں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ ایون جو ساؤتھ کا پورا لیبنان تھا اس پر تو اسرائیل کا ہی قبضہ ہو گیا۔ لیکن یاد رہے کہ یہ 80 کے دور کی کہانی ہے، اور 1979 میں ہی یعنی کہ 1979 میں ایران میں بھی کرانتی ہو چکی تھی۔ وہاں پر جو پرانی پرو ویسٹرن گورنمنٹ تھی وہ جا چکی تھی، اور اب نئی ایک اسلامک گورنمنٹ بن چکی تھی۔ ایران میں حکومت کا بدلنا تھا کہ مانو مڈل ایسٹ کی راجنیتی میں ہمیشہ کے لیے ایک بڑا بدلاؤ آیا۔ ایران نے بڑی تیزی کے ساتھ لیبنان کے اندر جتنے بھی ایسے لوگ تھے کہ جو اسرائیل سے جنگ کرنا چاہتے تھے یا جنگ کر رہے تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اسی وقت 1982 میں اسرائیل سے ٹکر لینے کے لیے اور اسرائیل کو باہر کھدیڑنے کے لیے ایک نئے گروپ کا جنم ہوا جس کو نام دیا گیا حزب اللہ کا۔ حزب اللہ ایک شیعہ مسلم گروپ ہے کہ جس کو ایران نے ہی اندرونی طور پر کھڑا کیا تھا، اور آج تک لگاتار وہ اس کی کھلے طور پر مدد کرتا آ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے حزب اللہ نے ایران کی مدد سے نہ صرف لیبنان کے اندر اپنے پیر پسارنے شروع کیے بلکہ وقت کے ساتھ کافی طاقتور بھی ہوتا چلا گیا۔ اسرائیل نے شروعاتی دور میں حزب اللہ کو کافی ہلکے میں لیا، اس کو لگا کہ جس طرح سے فلسطین کے باقی چھوٹے بڑے گروپ ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی ایک گروپ ہے، مگر حزب اللہ کو ہلکا لینا اسرائیل کی سب سے بڑی بھول ثابت ہوئی۔ حزب اللہ نے اس دور میں سب سے پہلے تو ان امریکی اور فرانسیسی فوجیوں کو لیبنان چھوڑنے پر مجبور کیا کہ جو کافی لمبے وقت سے شانتی استھاپت کرانے کے بہانے وہاں پر رکے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اس اسرائیل سے بھی ایک لمبی جنگ شروع کی کہ جو پورے ساؤتھ لیبنان پر قبضہ کر کے بیٹھا تھا۔ حزب اللہ کے لڑاکوں کے بارے میں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ افغانستان کے طالبانیوں کی طرح ہمیشہ سے ہی گوریلا وار میں کافی ایڈوانس ہیں۔ اسرائیل سے لڑنے کے لیے انہوں نے کافی خفیہ ٹنلز وغیرہ بھی بنائی تھیں۔ انہی ٹنلز مطلب انہی سرنگوں کی مدد سے ہی یہ ٹیکنالوجی سے ایڈوانس اسرائیل کو بھی ہمیشہ چکمہ دے دیا کرتے تھے۔ اسرائیل نے اس ابھرتے ہوئے حزب اللہ کو کافی دبانے کی کوشش کی اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا، اور آخرکار سن 2000 میں ایک لمبی جنگ کے بعد نہ صرف اس کو پورا ساؤتھ لیبنان خالی کرنا پڑا بلکہ بغیر کسی شرط اور بغیر کسی ڈیل کے اپنی فوج کو واپس اسرائیل میں لے کر آنا پڑا۔ یہ حزب اللہ کی ایک بڑی جیت تھی کہ جس کو نہ صرف وہ آج تک سیلیبریٹ کرتا ہے بلکہ عرب دیشوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر بھی پیش کرتا ہے کہ دیکھو جو تم نہ کر سکے وہ ہم نے کر دکھایا۔ سن 2000 کے بعد پھر 2006 میں بھی حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ ایک جنگ دیکھنے کو ملی۔ اس جنگ کا نتیجہ بھی اسرائیل کے لیے بڑا ہی گھاتک اور خطرناک ثابت ہوا۔ حزب اللہ کی طرف سے اس کو وہ ٹکر دیکھنے کو ملی کہ جس کے بارے میں اس نے شاید کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ 2006 میں ہونے والے اس جنگ کو بھلے ہی کچھ لوگ بے نتیجہ مانتے ہوں، مگر جو حزب اللہ ہے وہ ہمیشہ اس کو اپنی بڑی جیت کے طور پر دیکھتا ہے۔ دوستو سن 2000 میں جب حزب اللہ اسرائیل کی فوج کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور جیت کا جشن منا رہا تھا، تبھی حزب اللہ کے ہیڈ کی طرف سے ایک بڑے جلسے میں ایک اسپیچ دی گئی تھی جس میں فلسطینی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اے فلسطینی لوگوں، تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھوں میں ہے۔
दुनिया भले ही तुम्हें अकेला छोड़ दे, मगर तुम खुद ही अपनी छीनी हुई ज़मीन और अपने छीने हुए हक को हासिल कर सकते हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे लेबनान ने अपनी ज़मीन और अपने हुकूक को हासिल किया है। ऐसा माना जाता है कि हमास से जुड़े हुए लोग भी कहीं न कहीं हिजबुल्लाह की ही इसी तरह की स्पीचेस से इंस्पायर हुए थे और उन्होंने इस तरह की जंगों की तैयारी शुरू की थी कि जिस तरह की जंगें वो आजकल कर रहे हैं। हिजबुल्लाह को कंट्रोल करने के लिए सन 2013 में अमेरिका और बाकी यूरोपियन देशों की तरफ से एक फैसला लिया गया, जिसके तहत हिजबुल्लाह को एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। मगर इसका हिजबुल्लाह के ऊपर कोई असर पड़ा नहीं, क्योंकि इजराइल के लिए परेशानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह कोई छोटा मोटा ऐसा ग्रुप नहीं है कि जिसके पास सिर्फ फाइटर्स हैं और उनको आतंकवादी घोषित कर दो तो वो पूरी दुनिया से कट जाएंगे, बल्कि हिजबुल्लाह तो आज के दौर में पूरी एक पॉलिटिकल पार्टी है। उसके अलावा उसकी अपनी खुद की एक मिलिट्री विंग है। लेबनान के अंदर पब्लिक का उसके पास भारी सपोर्ट है। उसके बेशुमार लोग इलेक्शन जीतकर लेबनान के पार्लियामेंट में मौजूद हैं। बल्कि माना तो ये जाता है कि जो पूरा साउथ लेबनान है उसके अंदर तो हिजबुल्लाह अपना ही राज चलाता है। मतलब आधे से ज्यादा लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह की अपनी ही हुकूमत चलती है। फिलहाल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ज़बानी जंग तो हमेशा चलती ही रहती है और इजराइल क्योंकि इसको अब अपना सबसे बड़ा खतरा मानता है, इसीलिए नॉर्थ के इलाके में हमेशा ज़्यादा एक्टिव भी रहता है। मगर अब जब ये हमास की तरफ से जंग शुरू की गई थी तो इस जंग में भी हिजबुल्लाह उन शुरुआती लोगों में से था कि जिन्होंने हमास का सबसे पहले साथ दिया, बल्कि ये भी कहा कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम लोग भी इस जंग में इन्वॉल्व हो जाएंगे। साथ ही साथ ईरान का बयान भी आया था कि अगर हिजबुल्लाह इस जंग में कूदता है या हिजबुल्लाह को इस जंग में कूदने के लिए मजबूर किया जाता है तो ईरान भी खुलकर हिजबुल्लाह का वैसे ही साथ देगा कि जैसा वो देता आया है। वैसे तो हिजबुल्लाह ऑफिशियली अभी इस जंग में शामिल नहीं हुआ है, मगर पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं कि नॉर्थ के इलाके में भी, मतलब साउथ लेबनान और जो नॉर्थ इजराइल का इलाका है उसमें जंग की हलचल सुनाई दे रही है। बल्कि दोनों तरफ से कई मौतों की भी खबर आई है, क्योंकि रुक रुक कर दोनों ही तरफ से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इजराइल से भी बार बार हिजबुल्लाह के बारे में सवाल पूछा जा रहा है कि वो इस जंग में कूदा है या नहीं, या कूदेगा या नहीं, तो इजराइल भी इसको टालने की कोशिश कर रहा है। यानी इजराइल खुद भी नहीं चाह रहा है कि हिजबुल्लाह इस जंग में शामिल हो जाए। इसीलिए अमेरिका और यूके जैसे देशों की तरफ से वॉरशिप्स मंगवाकर उनको वहां पर खड़ा करके हिजबुल्लाह को अंदरूनी तौर पर धमकाने की कोशिश की जा रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इजराइल जानता है कि अब हिजबुल्लाह पुराना हिजबुल्लाह नहीं रहा है, बल्कि दुनिया में जैसे जैसे ईरान की ताकत बढ़ी है वैसे वैसे हिजबुल्लाह भी अब हद से ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इसीलिए हमास के अलावा अगर हिजबुल्लाह की भी इस जंग में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है तो इजराइल अच्छी तरीके से जानता है कि ये जंग किस तरफ चली जाएगी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। सबसे पहले यही बात है कि इसमें शिया मुस्लिम भूलना पड़ेगा और दोनों साथ में आना पड़ेगा। इजराइल को ख़त्म करने के लिए हिजबुल्लाह आना ज़रूरी है। हिजबुल्लाह नहीं आएगा बहुत मुश्किल हो जाएगी हमास को। तो इसीलिए दुआ करते हैं कि हिजबुल्लाह शामिल हो इजराइल को ख़त्म करने में।